लोगों ने समय दिया और काफ़ी सवाल भी हैं जिसके जवाब मैं दूंगा आपको, एक एक जवाब आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात पूरी सुननी होगी बगैर टोके। ठीक है। उसके बाद मैं आपका सवाल सुनूंगा जब तक आपका सवाल ख़त्म नहीं हो जाता, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर आप सुनिए, है ना। क्योंकि होता क्या है कि बीच में टोका टाकी से रोकने से या बात को एक का जवाब दे रहे हैं या एक आदमी सवाल कर रहा है, चार आपस में बोलने लगता है, तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आती, डिस्टर्ब हो जाती हैं, कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक है। तो अभी जो हमारे सहयोगी साथी हैं ये बता रहे थे जाति जनगणना को लेकर ये पूरा कार्यक्रम हम चला रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जो आटा चून मजदूरी करके शाम को ला रहा है वो क्यों जाए और किस लिए जाए। ये सवाल मैं यहीं से शुरुआत करती है कि आपसे ज़्यादा हो सकता है कि गरीब मैं हूँ, हो सकता है कि आपसे कम संसाधन वाला व्यक्ति मैं हूँ, आपसे कम खेती मेरे पास हो, संभव है। बहुत ज़्यादा खेती मेरे पास भी नहीं है, 10 बीघा खेत है केवल, आप लोगों के पास उनसे ज़्यादा हो सकता है। तो मेरी भी तो स्थिति यही है, मुझे भी ये सोचना चाहिए कि दिन भर शाम को चून कहाँ से लाएंगे, तो दिन में चलो मजदूरी करते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे अरे ऐसे ही होगा, शादी वादी हुई नहीं होगी इसलिए घूम रहा है। मेरे 4 बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, सिस्टर भी है, उनकी शादी हो गई है, और ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ना वो भी है। उसके अलावा जो परिवार होता है चचा ताऊ का वो भी है, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है। तो बड़ा स्पष्ट है कि ना तो मैं किसी अमीर खानदान से हूँ और ना ही ऐसा हूँ जिसके आगे नाथ न पीछे पगा। सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर भी है। मेरे बच्चे पढ़ने भी जाते हैं स्कूल में, और आज की स्कूल की पढ़ाई का खर्चा क्या है आप सब जानते हैं, ये तो पता ही बताने की जरूरत नहीं। देश से गुलाम था आज़ादी से पहले, तो उस समय भी कुछ लोग ये कहते थे कि हम कैसे लड़ेंगे अंग्रेजों से, हम उनसे लड़ेंगे तो हमारा राशन बंद हो जाएगा, हम खाएंगे कहाँ से, हमारे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा। चे गवेरा एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, पुस्तक में एक लाइन लिखी है कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रें देखी हैं जो इस डर से नहीं लड़े कि कहीं हम मारे ना जाएं। आखिर मारे तो फिर भी गए, फिर भी मारे गए ना। हमारी जो लड़ाई है इसी व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है कि हमारी टेंशन जो है, पूरा जीवन हमारा इसमें कट जाता है कि हमने सुबह खाना खा लिया है, शाम को कहाँ से खाएं। शाम को अगर खाने का जुगाड़ कर लिया है तो रात भर नींद नहीं आती हमें कि सुबह जो है बच्चों को स्कूल की फीस देनी है, कॉपी किताब लानी है, उनको टॉपी देनी है या चॉकलेट खिलानी है। बच्चों की डिमांड होती है, उनकी डिमांड कैसी पूरी करेंगे। तो पूरा जो जीवन होता है वो इसी टेंशन, इसी तनाव में चला जाता है। आखिर क्यों? इसलिए कि हम लोग कभी भी इस व्यवस्था के विपरीत जाकर के अपनी हालात को सुधारने की आवाज नहीं उठाते। हम लोग कभी भी इस दिशा में सोचते ही नहीं है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे ही नहीं बाकी पूरे समाज का जो ये हालात है इसमें बदलाव हो। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि आखिर हमें फीस भरनी ही क्यों पड़े, जब दुनिया के तमाम देशों में ये है कि शिक्षा, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और ये आपका संविधान भी कहता है। लेकिन हम उस पर कभी बात ही नहीं करते। लगातार जब निजीकरण किया जाता है, जब लगातार सरकारी स्कूल बंद किए जाते हैं, उनको बेचा जाता है, हम उस पर सवाल नहीं करते। हमारे यहाँ अगर कोई प्राथमिक विद्यालय है और उसका जो टीचर है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा, वो टीचर क्या करता है, बहुत सी जगह जहाँ बच्चे नहीं जाते, क्योंकि सरकार ने जो कॉन्सेप्ट डाला है आपके यहाँ खिचड़ी वाला, वो इसीलिए डाला है ताकि आपके बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने जाएगा, और उसमें बहुत तगड़ा घोटाला होता है। खिचड़ी राशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, खाना खिलाने का खिचड़ी का, उसमें बहुत बड़ा घोटाला होता है। वो इनकी कमाई का जरिया है, टीचर से लेकर के रसोईया से लेकर के पूरा सिस्टम ऊपर तक सब करप्ट है, सब लूट रहे हैं। टीचर आता है, सुबह आया, हाजिरी दी और चला गया अपना स्कूल, उसने निजी स्कूल खोल रखा है,
यहाँ दाखिला बच्चों का ले लिया, बोले यहाँ पे दलिया खाना और हमारे यहाँ आकर के कोचिंग पढ़ना। ये क्या सिस्टम है? सरकार जो उसको सैलरी देती है वो हमारे और आपके टैक्स से देती है, स्पेशल कहीं से नहीं लाती है। हम कभी नहीं कह सकते उस मास्टर से क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम आपकी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज हो जाएगा? हो सकता है वो हमारे किसी न किसी रिश्ते में होगा, नाते वोते में होगा, हम उसको नाराज नहीं करना चाहते हैं। अगर हम एक बार उसकी कंप्लेंट कर दें, उसकी हिम्मत है कि जाकर के अपने यहाँ स्कूल में हाजिरी लगाए और जाकर के अपना प्राइवेट स्कूल चलाए? भाई सैलरी इस चीज़ की मिल रही, तुम अपने प्राइवेट चला रहे हो, हमें उससे आपत्ति नहीं है, अपना चलाते रहो, रखो वहाँ टीचर रखो, पैसा खर्च करो, पढ़ाओ वहाँ पर, लेकिन यहाँ जो ड्यूटी है उसको पूरा करो। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं और चुप रहते हैं। देश में जो हमारी आबादी है 90% से ऊपर हमारी आबादी है, जो जिसमें ओबीसी के लोग आते हैं, एससी के लोग आते हैं, एसटी के लोग आते हैं, पसमानदा आते हैं, अल्पसंख्यक आते हैं। 90% आबादी जो कमेरा समाज के लोग हैं, किसान समाज के लोग हैं, मजदूर समाज के लोग हैं, और तकरीबन 10% वो लोग जिसको इस देश में लुटेरा वर्ग के नाम से जाना जाता है। आप सोचिएगा 90% के संसाधनों पर 10% के लोगों का कब्जा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक बार नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। आपको याद होगा जब बाबू राम नरेश यादव ने 15% ओबीसी रिजर्वेशन, जब वो मुख्यमंत्री थे यूपी के, मंडल आयोग से पहले की बात है, 75 के आसपास की, तो उन्होंने जब घोषणा की थी कि हम जो है पिछड़ों को 15% आरक्षण देंगे ताकि ये आगे बढ़ सकें, ओबीसी के लोगों को, यादवों को, कोलियों को, दोदियों को, कोयलियों को, गुजरों को, जाटों को, जो ओबीसी में आते हैं। वो नारा दिया था इन कथित उच्च जाति वालों ने कि राम नरेश वापस जाओ और वापस जाके भैंस चराओ। वहीं जब उसी साल उसी समय में बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर जो नाई समाज से आते थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिहार में जब पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू की तो वहाँ नारा दिया गया कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा छोड़ा, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई। आगे के शब्द मैं नहीं बोलूँ। तो आप समझ सकते हैं ये वो लोग हैं जब 92 में बीपी सिंह जी जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की थी 7 अगस्त 1992 को, तो उससे पहले 7 अगस्त 1992 से पहले बीपी सिंह ठाकुर थे, इलाहाबाद के मांडा के राजा थे, मुख्यमंत्री भी रहे थे यूपी के, तो उस समय वो प्रधानमंत्री थे और 7 अगस्त 1992 को उन्होंने मंडल कमीशन लागू की घोषणा की। 7 अगस्त 1992 से पहले उनके लिए एक शब्द कहा जाता था, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, और 7 अगस्त के बाद वो शब्द बदल गया। फिर मालूम है क्या कहा जाने लगा उनको, राजा नहीं रंक है देश का कलंक। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देश की जो 60-65% जो आबादी है, जो अधिकारों से वंचित थी, उसके बच्चों को नौकरियों में जाने का रास्ता खोला। ये व्यवस्था की कि 60% समाज की भी देश के निर्माण में भागीदारी होनी चाहिए। मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा, आज़ादी से पहले 1882 से अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराना शुरू की थी। जब अंग्रेज यहाँ पर पहले आए 100-150 साल, वो नहीं समझ पाए यहाँ के कल्चर को, यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ के सिस्टम को, कि किस तरह यहाँ के लोगों को कुछ लोगों ने मूर्ख बना करके रखा है, दबा करके रखा है। व्यवस्था जो सामाजिक इन्होंने ढांचा बनाया वर्ण के आधार पर, धर्म के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह वगैरह करके जो एक के ऊपर एक जातियों में एक जाति, फिर उसके ऊपर दूसरी जाति, तीसरी जाति, चौथी जाति, ये जो पूरा इन्होंने कॉन्सेप्ट खड़ा किया, तो इसको समझने में अंग्रेजों को समय लगा। जब तक अंग्रेज इनकी इस व्यवस्था के विरोध में नहीं बोले, तब तक ये अंग्रेजों की राग दरबारी करते रहे, चापलूसी करते रहे, पेंशनें लेते रहे, उनको हमारे जो राजा थे उनके ठिकाने बताते रहे, उनकी कमजोरियां बताते रहे, उन पर हमले करवा करके उनके राज्य छिनवाते रहे। जैसे ही अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ का हमें पता करना है, तो उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, सारी समाजों की गिनती कराकर आंकड़ा जुटाते हैं कि संख्या क्या है, इनकी स्थिति क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, खेती किसके पास है, कौन बेरोजगार है, कैसे कमाते खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे मकानों में रहते हैं। तो जब अंग्रेजों ने ये काम 1882 से शुरू किया, तो समझ लीजिए उसी समय से अंग्रेजों के खिलाफ
आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने फिर एक कदम आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको शिक्षा का अधिकार देंगे, इनको पढ़ने की व्यवस्था देंगे। उन्होंने और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि हम इनको वोट का मताधिकार भी देंगे, ये चुनाव भी लड़ सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं, अपना नेता खुद चुन सकते हैं। चुनाव आज़ादी से पहले से हो रहे हैं भारत में। सर छोटू राम ने आज़ादी के पहले ही संयुक्त पंजाब के अंदर स्वतंत्र सरकार चलाई थी। तो जब अंग्रेजों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया, उन्होंने जब ये पूरा आंकड़ा निकाला, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रही है। आंकड़ों से उन्हें पता चला कि यहाँ तो ये सिस्टम है कि एक जाति के लोग जो है धार्मिक जो व्यवस्था उस पर कब्जा किए बैठे हैं, धर्म के नाम पर सभी को लूट रहे हैं और वो सबसे ऊंचा अपने आप को कहते हैं। ना मेहनत करते हैं, ना कमाते हैं, ना खाते हैं, लूटना है, गुमराह करना है, झूठ बोलना है, फरेब करना है, छल करना है, कपट करना है और लोगों के साथ धोखाधड़ी करके पैसा कमाना है। भगवान का भय दिखाना है, भूत का भय दिखाना है, भाग का दिखाना है, शुक्र और शनिचर का भय दिखाना है और लूट लेना है मेहनत लोगों को। दूसरा उन्होंने देखा कि एक जाति जो है पूरा जमीनों पे कब्जा किए बैठी है, बाकी के लोग उसकी जमीनों पे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको शाम को रोटी पानी खाने को दे दिया तो दे दिया, अगर उन्होंने 4 पैसा ज़्यादा मांग दिया तो मारते पीटते हैं। तीसरा उन्होंने देखा कि एक जाति है जिसने पूरा व्यवसाय पर ही कब्जा कर लिया है। भाई देश गुलाम क्यों हुआ? इसी व्यवस्था की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, तलवार तो केवल क्षत्रिय, कथित क्षत्रिय जो है अपने आप को कहता घूम रहा है, आजकल बोझ भी लगे, आपके इधर भी लगा हुआ है, बहादुरगढ़ के आफत बदन पर जो भी है, ठीक है। जो कथित क्षत्रिय जो है वो कहता है कि हमने ये उखाड़ के इकट्ठा किया है। इन कथित क्षत्रियों की वजह से देश गुलाम हुआ। क्यों? क्योंकि देश की 97% आबादी को हथियार उठाने का, हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, उनसे लड़ने का अधिकार दिया ही नहीं। देश की आर्थिक हालत कमजोर क्यों हुई? क्योंकि देश की 96% आबादी को व्यवसाय करने का राइट छोड़ दिया। देश की सामाजिक स्थिति को डमाडोल हुई क्योंकि देश की 98% आबादी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। पढ़ता कौन था? जिसका धर्म पे कब्जा था। राजपाट कौन करता था? वही कथित क्षत्रिय। व्यवसाय कौन करता था? आज भी जिनके पास सबसे ज्यादा बिजनेस है वही तब भी करते थे। आज फिर भी हम लोग छोटा मोटा बिजनेस हमारे लोग कर ले रहे हैं, कहीं सब्जी का, कहीं चाय की दुकान, कहीं परचूनी की दुकान, कहीं। पहले तो हम ये भी नहीं कर सकते थे। सारा बिजनेस पे उनका कब्जा, उनकी दुकानें, हमारी मजबूरी होती थी। तो तब जाकर के जब ये आंकड़ा निकला, तब अंग्रेजों ने व्यवस्था को बदलने का जब सिस्टम चालू किया, उसके लिए नियम बनाए, कानून बनाए। उन्होंने कहा कि भाई हम इस व्यवस्था को खत्म करेंगे, मानव एक समान है, चाहे कोई भी हो। तो उन्होंने कहा कि सबको पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, किसी भी जाति समाज के हों। तो बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि इनके जो है कोई कुर्मी के लड़के पढ़ लिख करके बिगड़ जाएंगे। फिर उन्होंने जब कहा कि मताधिकार का अधिकार देंगे, ये सदन में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्या को वहां रखेंगे। फिर बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि हर कोई कुर्मी का संसद में जाके हल चलाएगा। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा हमें। साजिश आज से नहीं है, साजिश बहुत पुरानी रही है, बहुत पुरानी साजिश। हम लोगों के साथ जो कमीरा समाज के लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो किसान मजदूर लोग हैं, इनके साथ जो पशुपालक लोग हैं, लंबे समय से साजिशें रही हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो जाति जनगणना क्यों नहीं कराई गई? जाति जनगणना जब होती आ रही थी और 1931 तक हुई। 31 में जो आंकड़े 31 के वही लिए जाते हैं, जो भी योजना बनती है। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो देश को आधुनिक भारत बनाएंगे। तब क्या करेंगे आप? हम जाति को नहीं गिनेंगे, क्योंकि अगर जाति को गिन दिया तो भारत आधुनिक तो बनेगा नहीं, जातिवाद फैल जाएगा। हम लोगों पर 2 आरोप लगाए जाते हैं, एक कि हम जातिवाद फैला रहे हैं, दूसरा कि हम देशद्रोही हैं। दोनों का खंडन इसी में मिल जाएगा, आप ध्यान से सुनते रहिए। तो अब जाति की को गिनने से अगर जातिवाद फैलना था, तो मेरा सवाल ये है, आज नेहरू जी नहीं है पर सवाल तो उठेगा। तो मेरा सवाल ये है कि उस समय जाति के नाम पर कोई नरसंहार नहीं हुआ था, लेकिन धर्म के नाम पर देश के टुकड़े हुए थे, भाषा के नाम पर देश के टुकड़े हुए थे, राज्य बने थे अलग अलग, तमिल तेलुगु अलग अलग भाषाओं के राज्य बने हुए। और धर्म के नाम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, उसके बाद एक बांग्लादेश और बन गया अलग से। अभी 2 4 10 और बन जाए, क्या पता, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए इन्होंने। तो उस समय नेहरू जी ने धर्म और भाषा को बराबर महत्व दिया, उसको गिना। उसको गिनने से देश की आधुनिकता में, देश की तरक्की में कोई रुकावट नहीं आ रही है, लेकिन जातियों को गिनने से आ रही थी।
अगर जातियों के गिनने से आ रही थी तो फिर आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जातियों को क्यों गिना? क्या ओबीसी और सवर्ण समाज की जातियों को गिनने से ही जातिवाद फैल रहा है? इसके पीछे का खेल क्या है? इसके पीछे का सीधा मसला यह है कि जो लोग, मुट्ठी भर लोग, जो चंद लोग हैं, अवैध कब्जा किए बैठे हैं जमीनों पर, संपत्ति पर, नौकरियों पर, विधायिका पर, कार्यपालिका पर, मीडिया पर, संसाधनों में, न्यायपालिका में, हर जगह, तो उसकी जो कलई है वो खुल जाएगी और एकदम आईने की तरह सबको पता चल जाएगा, साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि लूट कौन रहा है। अभी तो ये कह देते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार है, सपा की सरकार है, अरे वो मुलायम सिंह ने तो सब वही भर दिए। जब कल्याण सिंह होते थे, कल्याण सिंह सब लोग ही भर दिए। किसी की बसपा की आ गई तो बसपा, मायावती ने सब डाटा भर दिए। आंकड़े नहीं है आपके पास में, मान लेंगे आप। और हमारे समाज में एक बीमारी है कि कौआ कान ले गया, कान नहीं देखेंगे, कौआ को देखेंगे कहाँ भाग के गया लेके। पहले कान देखना चाहिए, पर हम लोग नहीं देखते, ये हमारी समस्या है। इसीलिए हम लोग पिछड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि भैया पहले तो आप जातियों की गिनती कराओ। ये हमें झगड़े नहीं चाहिए, लफड़े नहीं चाहिए। जातियों की गिनती कराओ, किसी जाति की संख्या कितनी है और संख्या के अनुपात में बंटवारा सुनिश्चित करो। नौकरियों में बंटवारा, विधायिका में बंटवारा, कार्यपालिका में बंटवारा, सत्ता में, राजनीतिक सत्ता में बंटवारा, धार्मिक सत्ता में बंटवारा, संपत्ति में बंटवारा, जंगल में बंटवारा, विधायिका में बंटवारा, न्यायपालिका में बंटवारा, हर जगह, व्यवसाय में बंटवारा, हर जगह बंटवारा करो। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी होना चाहिए। न्यायपालिका में एक जाति विशेष के जज सदियों से बनते आ रहे हैं और वो जाति विशेष के जज जिनको अंग्रेज लिख के गए थे कि इस जाति के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, इनको कभी जज नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने उनको बढ़ता तब तो पता था, क्योंकि अंग्रेज बड़े स्मार्ट थे, बड़े चालाक थे। ऐसे ही राज तो कर नहीं लिया उन्होंने आधी दुनिया को। वो जानते थे कि ये लोग धूर्त हैं, मूर्ख बना करके लूटते हैं, ये किसी के साथ न्याय कर नहीं सकते। शिवरत्न जी ने अभी आपको बताया कि जब वहाँ आपके लोग नहीं है न्यायपालिका, आपका न्याय होगा। आप सोचिएगा अगर न्यायपालिका में आपके लोग होते तो मिश्रा को बेल और अहीर लालू यादव को जेल ना हो जाती। चारा चुराए कोई और, बदनाम हो कोई और। कमाल की बात यह है कि हमारे लोग भी लालू को चारा चोर कहते हैं और हमारे ही लोग कहते हैं, हमारे लोग भी नहीं, हमारे ही लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ को इतनी सफाई से फैलाया हुआ है और हमारे लोग कभी वही बात कान नहीं देखते, कौआ के पीछे भागते हैं। जो टीवी में दिखा दिया वही सच है, जो किताब में लिखा आ गया वही सच है। रामायण, रामचरितमानस में दर्जनों गालियां, सैकड़ों गालियां हमारे लिए लिखी हैं, लेकिन नहीं, वो तो प्रभु लिख के गए, जबकि प्रभु के समय तो कुछ था ही नहीं कि न तो किताब थी, न स्याही थी, न प्रिंटिंग प्रेस थी। और यह भी जानते हैं कि हर समय ये प्रिंटिंग प्रेस वाले हर नए संस्करण में बदलाव कर देते हैं, हर संस्करण में बदलाव करते हैं। आप पुरानी किताब लाइए 20 साल पहले की और फिर नई लेके आइए, पुराने में कुछ और होगा, नए में कुछ और होगा। 350 रामायण हैं, आप 350 रामायण एक साथ अगर रख के पढ़ लेंगे तो आप चकरा जाएंगे, पगला जाएंगे। किसी में राम मांस खाता है, किसी में राम मदरा पीता है, किसी में राम मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। किसकी मानेंगे आप? इसलिए सीधी सी बात है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। धर्म हमारा निजी मसला है, हम मानेंगे नहीं मानेंगे वो हमारा मैटर है। हम किसको पूजेंगे किसको नहीं पूजेंगे हमारा मैटर है। संविधान में आजादी देता है। आप हमें नहीं बताएंगे कि हम कावड़ लेके जाएं, आप हमें नहीं बताएंगे हम जय श्री राम का नारा लगाएं। ये हम तय करेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। और हमारा जो भविष्य सुरक्षित है वो संविधान के तहत दिए गए अधिकारों में और मंडल कमीशन के तहत दिए गए अधिकारों में सुरक्षित है। तो इसलिए मंडल कमीशन की जो 40 सिफारिशें हैं, जिनमें से 2 लागू हुई है, जिसके बाद से हमारे समाज में थोड़ा परिवर्तन आया है, नौकरियां मिली हैं। पहली जो बीपी सिंह ने लागू की 92 के अंदर नौकरियों में, और दूसरी एजुकेशन में, एजुकेशन के फॉर्म में जो आपको मिला है। अभी 38 सिफारिशें बाकी हैं। मंडल कमीशन एजुकेशन रिफॉर्म का सबसे बड़ा दस्तावेज है, लैंड रिफॉर्म का सबसे बड़ा दस्तावेज है, सोशली रिफॉर्म का सबसे बड़ा दस्तावेज है, फाइनेंशियली रिफॉर्म का सबसे बड़ा दस्तावेज है। अगर सीधी भाषा में कहें तो दुनिया का सबसे बड़ा दस्तावेज है जो एक क्रांति ला सकता है, एक बदलाव की क्रांति, एक बड़े तबके के अंदर, जिसकी देश के अंदर 60 से 65% आबादी है। मंडल कमीशन कहता है कि भाई हमारे बच्चों के लिए आप सरकारी खर्चे पर हर जगह हॉस्टल बनाओ, क्योंकि हमारे समाज के लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो हमारे बच्चों को लखनऊ, दिल्ली, कानपुर जाकर के उनको रख करके पढ़ा पाएं। हम लोग कमजोर लोग हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है
कि हॉस्टल बनवाओ, हमारे बच्चे वहाँ रह करके पढ़ेंगे और खर्चा सरकार उठाएगी रहने और खाने का। ये मंडल कमीशन कहता है। मंडल कमीशन कहता है कि हमारे क्षेत्र में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाओ, तुम्हारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे और हमारे जो है हिंदी मीडियम में। ये नहीं चलेगा। हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे ताकि तुमसे आंख मिला सकें, हमारे बच्चे भी अमेरिका और लंदन जा करके अच्छा रोजगार कर सकें, इसलिए हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो। ये मंडल कमीशन कहता है। बताइए लाभ है कि नहीं आपको? आपके हित की बात है। मंडल कमीशन ये बात कहता है कि अगर सरकार से किसी भी तरह की सहायता लेकर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई संस्था संचालित होती है तो वहां हमारा रिजर्वेशन लागू करो। क्यों? क्योंकि वहां हमारे टैक्स से पैसा दिया गया है सरकार के द्वारा। क्या जमीन दी हो? जमीनें हमारी है, किसान मजदूरों की जमीनें हैं। इन लोगों के सरकार की जमीन कहां से आई? और आपको तो पता हो एक नारा चला था कि श्री राम के समय में जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और जब जमीन हमारी है तो हम ही वहां भागीदारी नहीं मिलेगी, हम ही को वहां नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर ये किस काम की सरकार है और किस काम की फैक्ट्रियां, कंपनियां हैं? तो इसलिए मंडल कमीशन में तमाम सिफारिश हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य 22 पॉइंट इसमें लिखे हैं। अगर पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जिसमें वित्तीय आयोग के गठन से लेकर के कोई रोजगार करना चाहता है तो उसको सरकार ट्रेनिंग दे और उसको फंड मुहैया कराए। ये तमाम सारी सिफारिशें मंडल कमीशन ने की हैं, ताकि क्योंकि नौकरियां तो आप देख रहे हो 1% से नीचे चली गई। अब निजीकरण हो गया, निजीकरण के खिलाफ हम लड़ नहीं रहे हैं, तो निजी क्षेत्रों में जब मंडल कमीशन लागू होगा तब नौकरी मिलेगी, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और वित्तीय आयोग के गठन की बात इसलिए है ताकि हमारे जो लोग हैं, जो बच्चे जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, अगर वो रोजगार करना चाहते हैं तो उनको फंड मुहैया कराए सरकार। हमारे पास 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया चाहिए हमें, तो 1 लाख सरकार दे दे, 1 लाख हम अपना लगा लेंगे। नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, रोजगार करके हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बैंकों में भी हमारे लोग नहीं हैं। उच्च पदों पर जो लोन को पास करते हैं, आपको पता होगा कि हर साल सालाना व्यवसायिक लोन वितरण किया जाता है। हर बैंक को अलग अलग एक फॉर्म में लोन मिलता है, वो बिजनेस के लिए ही होता है। और हमारे लोग वहां ना होने की वजह से वो लोन हमें तो नहीं मिलता, पर उन लोगों को 10-10, 20-20 हजार करोड़ मिल जाता है, वो लेके भाग जाते हैं। बताओ, कोई एक भी ओबीसी का आदमी, कोई एक भी एससी और एसटी का आदमी, यहाँ तक कि एक भी मुसलमान अगर दिखा दो आप, एक भी सिख ईसाई दिखा दो आप, देश का ऐसा बंदा जो केवल 1000 करोड़ लेके भाग गया देश, उसे मिलेगा ही नहीं। लेके भागेगा कब? जब मिलेगा तब ना भागेगा, मिलेगा ही नहीं। तो ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये पूरी लड़ाई सिस्टम को बदलने की और आने वाले भविष्य की लड़ाई है। ये आज हमें लाभ नहीं देगी, न तो हमें आज लाभ मिलेगा। हो सकता है कि हम लड़ रहे हैं तो इतना जरूर है कि भाई कल पॉलिटिकल कोई फायदा मिल जाए। देखिए, मैं बड़ा खुला व्यक्ति हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं। कल को मान लीजिए कोई पॉलिटिकल फायदा मिल जाए, मेरा मन हो जाए कि मैं चुनाव लड़ूंगा 10 साल बाद, तो हो सकता है कि आप लोग वोट दे दें कि बहुत मेहनत किया है, तो हो सकता है 1-2 बार विधायक बन जाए, अलग बात है। या नाप दें तो नाम हो जाए कि भैया ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा और आपको भी अभी कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे और आपके, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी उम्र ये है और इनके आने वाली पीढ़ी होगी, उनको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो ये आप नोट कर लीजिए। बड़ा विनम्र तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चाहो तो इसको स्टाम्प रजिस्टर्ड कर लो। अगर हम आज नहीं लड़े तो कल हम मजदूरी करेंगे, वो भी उस हाल की मजदूरी होगी कि वहाँ हमें रोटी ही मिले। मजदूरी के बदले जो पहले 1.25 सेर पौवा भर अनाज मिलता था, दिन भर खेत में हल चलाओ और शाम को पौवा भर अनाज ले जाओ, पेट भर जाए तो ठीक है, नहीं भर जाए तो जमींदार तो जूता मारता था। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।